हैं गैलेंट एडवांस रैबर, निर्माण का रियल हीरो। नमस्कार, रात के 8 बज गए हैं। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर खबरों का प्राइम टाइम शो न्यूज नाइट। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। आज की बड़ी खबर की बात की जाए तो नीति आयोग की बैठक से आज की बड़ी खबर निकल के आई है, जहां पर 2047 के विकसित भारत को बनाने को लेकर लगातार केंद्र और राज्यों के बीच में मंथन हुआ, तो वहीं ममता बनर्जी ने जिस प्रकार से अपना माइक बंद होने का आरोप लगाया, उसके बाद राजनीति शुरू हो गई। हालांकि सरकार की ओर से और नीति आयोग की ओर से साफ तौर से कहा गया, निर्धारित समय दिया गया था ममता बनर्जी को अपनी बात रखने के लिए, जो सभी मुख्यमंत्रियों के लिए 7 मिनट का वक्त होता है, लेकिन उसके बावजूद भी सियासत देखने को मिली है। कई विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों ने नीति आयोग की बैठक से अपनी दूरी बना के रखी। क्या है पूरी खबर, क्यों है आखिर ये सियासत, इस पे करेंगे विस्तार से चर्चा। साथ ही खबर दिखाएंगे इस वक्त दिल्ली में चल रही बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक, जिसमें खुद प्रधानमंत्री मौजूद हैं। इसके अलावा होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग, विकसित भारत 2047 रहा मुख्य एजेंडा। जल्द जारी होगा 5 साल का विजन डॉक्यूमेंट। अभूतपूर्व सामाजिक आर्थिक बदलाव और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर प्रधानमंत्री ने दिया जोर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीच में ही छोड़ी आयोग की बैठक, माइक बंद होने के लगाए आरोप। नीति आयोग ने आरोपों को बताया बेबुनियाद। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा, मुख्यमंत्री को मिला था पर्याप्त समय। भाजपा के मुख्यमंत्री परिषद की बैठक, शामिल हुए प्रधानमंत्री। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रहे मौजूद। पश्चिम बंगाल की बदहाल कानून व्यवस्था पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की चिट्ठी, राष्ट्रपति से लगाई गुहार। कहा, राज्य में है अघोषित आपातकाल जैसे हालात। ममता बनर्जी की सरकार को ठहराया जिम्मेदार। कुपवाड़ा के माचिल सेक्टर में आतंकियों के साथ मुठभेड़, सेना का एक जवान शहीद, एक घायल। पाकिस्तानी घुसपैठिए की भी हुई मौत। सर्च ऑपरेशन फिलहाल जारी। दिल्ली एनसीआर सहित देश भर के मानसून की बारिश जारी। नवी मुंबई में सुबह गिरी 3 मंजिला इमारत, 3 लोगों की हुई मौत, बचाव कार्य पूरा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने लाओ पीडीआर के उप प्रधानमंत्री से की मुलाकात। रामायण और बौद्ध परंपरा की साझा विरासत पर विशेष स्टैंप हुआ जारी। 14वीं ईस्ट एशिया विदेश मंत्रियों की बैठक में की शिरकत। और पेरिस ओलंपिक में निशानेबाजी से आई अच्छी खबर। महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल में पहुंची मनु भाकर। क्वालिफाइंग दौर में हासिल किया 3रा स्थान। रविवार को होगा फाइनल मुकाबला। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई। पीएम मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा। A Viksit Bharat, which is a developed India by 2047, cannot be achieved just by wishful thinking. You must have tangible goals which have to be pursued. And he said that the chief ministers have a major role in this, and that's why it was being discussed here. It is because a lot of the action for Viksit Bharat is the collective action of states. So his basic request to all the states is, please develop vision plans for yourself, for each state, because Viksit Bharat at the national level is an aggregation of a lot of Viksit states. And to tell you all, the good news is, over the last year, a lot of states have moved ahead in preparing
vision documents. Uttarakhand has one, Uttar Pradesh has one, Gujarat has one, Tamil Nadu has one. In the pipeline, we have Goa, we have Madhya Pradesh, we have Chhattisgarh, we have Orissa, we have Assam, and we have a couple of other states also, Bihar, lining up to prepare vision documents. वहीं प्रधानमंत्री ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने और सुधारों के जरिए आर्थिक सामाजिक बदलाव के लक्ष्यों को तेजी से के साथ प्राप्त करने पर भी जोर दिया। He also talked about the positivity that is there for FDI around the world towards India. He wanted states to compete with each other to attract FDI into the country. So that, and he wanted a template to be prepared about how good states are. And the specific word he used is an investor-friendly charter. And start an investor-friendly charter and ranking states on how investor-friendly they are. So it's actually a modified version of EODB, Ease of Doing Business, but actually a better one where it will include a whole host of things like the legal system, what are the laws which are hindrances, what is the reduction in procedures which need to be simplified, what are the incentives that need to be given, how good is the law and order, how good is the transparency, how good is the infrastructure. So he's actually asked NITI to construct an index so states can compete in attracting FDI. End of the day, you can liberalize everything in FDI at the national level. But where the FDI flows is also important. And he made the point that if everything ends up in one corner of India, it's not good for the country. It needs to flow to all corners of the country. तो समूचे देश को दिशा देने के लिए नीति आयोग की बैठक अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण थी, लेकिन इसके बावजूद इस बैठक में भी सियासत देखने को मिली है, राजनीति देखने को मिली है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब बैठक में अपनी बात रख रही थी, उसके बाद वो बाहर आई और उन्होंने आरोप लगाया कि बोलते समय उनका माइक बंद कर दिया गया। हालांकि उनके इस आरोप के बाद में नीति आयोग की तौर से स्पष्ट तौर से ये कहा गया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और साफ तौर से हर एक मुख्यमंत्री को जो 7 मिनट का वक्त मुकर्रर था वो समय उनको दिया गया और उन्होंने अपनी पूरी बात को रखा। इसके साथ साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी कहा कि ममता बनर्जी इस प्रकार का मीडिया में जाकर झूठ ना बोले क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। क्यों आखिर ये सियासत देखने को मिली, क्या कुछ कहा गया दोनों ओर से, आइए देखिए इस रिपोर्ट को। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक के बीच विवाद की खबर भी सामने आई जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बैठक के दौरान उन्हें बोलने के लिए पूरा टाइम नहीं देने का आरोप लगाया और कहा ये उनका अपमान है। Why you discriminate? Why you stop me? I am only attending. You should be happy for that. Instead of that, you are giving more scope to your party, your government, and you only me. On behalf of opposition, only I am there, and you stop my mic. ममता बनर्जी के आरोपों को नीति आयोग के सीईओ ने सिरे से खारिज किया। Normally we would have gone alphabetically. So it begins with Andhra Pradesh, then Arunachal Pradesh, and then it goes on further down. Because West Bengal would be W, which would certainly come post-lunch session. They wanted a request. It was in writing, and we actually adjusted, and the Raksha Mantri actually called her in just before Gujarat. So she made her statement. Every chief minister is allotted 7 minutes, and there's just a clock on top of the screen which tells you the time that is remaining. So it goes from 7 to 6 to 5 to 4 to 3. At the end of that, it shows 00, nothing else. Nothing else has happened other than that. And what happens is, the Raksha Mantri just does that on his table. That's it. And that's it. And then she said that, look, I would have liked to speak for more time, but I'll not speak anymore. That was it. There was nothing more. We all heard. She made her points, and we respectfully heard and noted her points, which will be reflected in the minutes. वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री के लिए समय का प्रावधान किया गया था और सभी सीएम को बोलने का पर्याप्त समय दिया गया, लेकिन ममता बनर्जी ने ये झूठ बोला है कि उनका माइक बंद करा दिया गया। Every chief minister was given an allotted time, and that was displayed on the screen which was present before every table. We could see 2 tables would have a screen before us, and we could see before us the respective chief ministers speaking. So did we watch so many chief ministers speaking, as was Mamata Banerjee ji also speaking. But apparently she is now conveyed to the media
or conveyed through the media that her mic was put off. That is completely false. इस बीच पत्र सूचना कार्यालय के फैक्ट चेक विभाग ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के दावे को भ्रामक करार दिया। पीआईबी ने इस दावे को गलत बताते हुए कहा कि ये दावा भ्रामक है। घड़ी के मुताबिक उनके बोलने का समय समाप्त हो चुका था, यहाँ तक कि इसका संकेत करने के लिए घंटी भी नहीं बजाई गई। पश्चिम बंगाल की सीएम के बोलने की बारी लंच के बाद आनी थी, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार के आधिकारिक अनुरोध पर उन्हें 7वें स्पीकर के रूप में शामिल किया गया, क्योंकि उन्हें जल्दी लौटना था। नीति आयोग की बैठक वैसे तो विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए थी, लेकिन जहां एक और विपक्षी दलों के कुछ मुख्यमंत्रियों ने बैठक में हिस्सा नहीं लिया, तो ममता बनर्जी के गलत आरोपों के पीछे भी राजनीतिक वजह साफ झलकती है। मोदी सरकार सहयोगात्मक संघवाद के साथ तेजी से राज्यों के विकास पर काम कर रही है, लेकिन राजनीति इसके आड़े आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जहां आज नीति आयोग की बैठक हुई, तो उसके साथ साथ एक बहस फिर से आज दिल्ली में चर्चा में रही। वो थी नीति आयोग बनाम योजना आयोग को लेकर। कई विपक्षी दलों के जो राज्यों के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने आज की नीति आयोग की बैठक से दूरी बना के रखी, लेकिन साथ ही साथ तमाम राजनीतिक दलों ने एक बार फिर से केंद्र की सरकार पर आरोप लगाया और कहा कि साहब योजना आयोग को बहाल कर दीजिए। और केंद्र सरकार सभी विपक्षी दलों की सरकारों के साथ में एक जैसा बर्ताव नहीं कर रही, उनके साथ भेदभाव कर रही है। तो वहीं सरकार की ओर से, या कहा जाए बीजेपी की ओर से, साफ तौर से कहा गया कि सहयोगात्मक संघवाद के तौर पर नीति आयोग और केंद्र सरकार लगातार सभी राज्यों के साथ में सही भेदभाव करके उनके हिस्से का हक दे रही है, और किसी के साथ कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि किसी के साथ पक्षपातपूर्ण बर्ताव किया जा रहा हो। क्या कुछ रहा इस पूरी बहस के बीच, देखिए इस रिपोर्ट को। नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक के मौके पर सियासत भी खुलकर सामने आई। इंडिया गठबंधन के कई मुख्यमंत्रियों ने बैठक में शामिल नहीं होने का फैसला लिया। इसके बाद शुरू हुआ वार पलटवार का सिलसिला। सत्ता पक्ष इसे सियासत करारते रहा है, जबकि बहिष्कार करने वाले राज्यों ने कहा कि वे बजट आवंटन से नाराज हैं। उनके मुताबिक नीति आयोग की वित्तीय शक्तियां योजना आयोग की तरह नहीं हैं। See, the Stalin has to go and attend the Niti Aayog meeting, and he has to tell, or he has to discuss what he needs in the platform. This is the federal platform. The Stalin is trying to destroy the Tamil Nadu. बजट में किसी चीज की अगर कमी रह गई, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी थी, अवसर था अपनी बात को वहां पर कहने का। और यहां से तो मुख्यमंत्री चले गए, दिल्ली पहुंच गए, लेकिन दिल्ली में इनके केंद्र के नेताओं ने राजनीति सिर्फ करते हुए उनको जाने से रोक दिया गया। और मैं समझता हूं इससे प्रदेश का बहुत बड़ा नुकसान होता है। विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों में से मात्र ममता बनर्जी ही बैठक में शामिल हुई, लेकिन उन्होंने भी माइक बंद होने के बहाने विवाद खड़ा करने का काम किया, जबकि हेमंत सोरेन, सुखविंदर सुक्कू, स्टालिन, विजयन भगवंत और रेवंत रेड्डी शामिल नहीं हुए। We had a lot of last minute dropouts. So I have speeches of some states who have not participated also. I have a speech of Jharkhand with me, I have a speech of Pondicherry with me. So not all have dropped out for, boycott reasons, so something would have happened last minute or whatever. So we have that. So we are anyway analyzing those. For those who did not participate, I always say in these things, it is their loss if they are not there. The room is richer if they are there, both for us and for them. Two, nobody is going to be excluded because they are not going to participate. We have one nation end of the day. कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने कहा कि बैठक के बहिष्कार का मामला मुख्यमंत्रियों का अपना फैसला है। Discrimination towards the states has pushed the chief ministers, and particularly the budget has made that last step by which they had pushed the chief ministers to the wall. By that, because that kind of activity, that kind of messaging has only made the chief ministers to take this stand of boycotting the Niti Aayog. लेकिन यह सिर्फ संयोग नहीं कि ममता के अलावा कोई भी विपक्षी दल का मुख्यमंत्री बैठक में शामिल नहीं हुआ। इसके मायने साफ हैं कि विकास और जनहित से ज्यादा सियासत को धार देना विपक्ष के लिए जरूरी है। वजह ऐसी ही रही कि विपक्षी दलों ने नीति आयोग की जगह योजना आयोग को सही ठहराने का भी प्रयास किया। BJP came to power. The first thing which they did to abolish Planning Commission. Why did they do? Then they constituted Niti Aayog. What is the mandate for the Niti Aayog?
what are the policies they are going to decide. साल 2015 जनवरी में नए लक्ष्य, नई वैश्विक परिस्थितियां और चुनौतियों के मद्देनजर नीति आयोग का गठन एक थिंक टैंक के रूप में हुआ। उद्देश्य अभूतपूर्व परिवर्तन, संस्थागत सुधार के जरिए संविधान के अनुरूप देश के सभी नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नीतियां तैयार करना, साथ ही साथ नीतियों को समयबद्ध तरीके से लागू करने और रिव्यू करने का काम भी नीति आयोग करता है। इसके अलावा केंद्र और राज्यों के बीच सही मायनों में संघवाद की मूल भावना को और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना भी नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो नीति आयोग की बैठक को लेकर क्यों सियासत हो रही है, इस विषय पे हम आगे चर्चा भी करेंगे। उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। वाली भोली भाली मेहनत वाली नखरे वाली असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार बड़ी होशियार MDH के साथ अब जुड़ते हैं। नई टेस्ट का असली टेस्ट MDH जिंजर गार्लिक टेस्ट। MDH पता है कैसे गुड़िया स्कूल में, कैसे गांव-गांव में बिजली आती, कैसे महिलाएं सशक्त बनती, कैसे देश की सुरक्षा सुनिश्चित हो, कैसे हाईवे और सड़कें एक दूसरे से जुड़ती, कैसे ये स्वास्थ्य सेवाएं जन जन तक पहुंचती, कैसे चंद्रयान भारत का तिरंगा चांद पर लहरा, कैसे आपदा में कोई जीवन संजोता, कैसे भारत खेलों में अपना नाम रोशन। लेकिन ये अविश्वसनीय चीज संभव कैसे हो? जो इन सब को संभव बनाता है वो भारत का आयकर दाता। तो देश हित के लिए निभाएं अपना कर्तव्य। निर्धारण वर्ष 2024-2025 के लिए देय तिथि 31 जुलाई 2024 से पहले अपना आयकर रिटर्न अवश्य भरें। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। क्यों प्रधान जी, बड़े चमक रहे हो आजकल? ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है? खजाना नहीं, मिशन मिल गया है हम सबकी जीत का। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिशन है तो जीत पक्की। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ब्रेक पे जाने से पहले हम जिक्र कर रहे थे नीति आयोग की उस बैठक को लेकर जिस पर सियासत भी देखने को मिली। इसी से जुड़ा है आज का हमारा विशेष भी, नीति आयोग की बैठक, राष्ट्रनीति बनाम राजनीति। क्यों आखिर इस राष्ट्रनीति के मसले पर राजनीति हो रही है, इस विषय पे बात करने के लिए तीन बहुत ही खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सौरभ सिकदर जी, जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सर बहुत स्वागत है। दूसरी खास मेहमान सोफिया खान है, जो कि TMC की नेता है। मैम आपका बहुत स्वागत है। और तीसरे खास मेहमान प्रफुल्ल केतकर जी हैं, संपादक ऑर्गेनाइजर के, वरिष्ठ पत्रकार। प्रफुल्ल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सोफिया जी, क्योंकि आप TMC से हैं तो इसलिए सबसे पहला सवाल आपसे ही कि ममता बनर्जी या ममता दीदी आज जब बैठक में पहुंची उसके बाद में ये बात स्पष्ट हुई कि उनको उतना वक्त दिया गया जो सभी मुख्यमंत्रियों के लिए था। क्यों फिर एक गैर जरूरी विवाद करके एक सियासत करने की कोशिश होती हुई दिखाई पड़ी है ममता दीदी की तरफ से या फिर TMC की तरफ से? देखिए, नमस्कार सभी को। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि ये जो भी हुआ आज नीति आयोग के वहां पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की, सबसे पहले तो मैं इसको कंडेम करती हूँ कि जिस तरीके से अपमान किया गया, कि माइक को काट दिया गया। अगर आम इंसान के साथ भी अगर ऐसा किया जाए तो उसको भी बहुत अपमान महसूस होगा, लेकिन वहां तो वो एक मुख्यमंत्री थी, एकमात्र महिला मुख्यमंत्री थी जो अपने स्टेट को, अपने राज्य को रिप्रेजेंट करने गई थी। तो मुझे लगता है कि इसकी ये जो भाजपा है, ये लोग हमेशा से ही हिटलर वाली नीति करते हैं कि मैं हूं मैं हूं मैं हूं, और ये किसी भी विपक्ष की आवाज को दबा देना चाहते हैं पूरे देश में। जो यहाँ उन्होंने नीति आयोग में माइक को काटकर या आवाज को दबाकर इन्होंने ऑन रिकॉर्ड यहाँ पर जो है चीजों को करने की कोशिश की, इसकी मैं निंदा करती हूँ। और दूसरी बात है, ममता बनर्जी जो वहां गई, उन्हें देश की चिंता है, उन्हें अपने राज्य की चिंता है, तो वो उस कारण से गई। लेकिन जिस प्रकार से उनका अपमान हुआ, मुझे लगता है ये बिल्कुल होना नहीं चाहिए था। और दूसरी बात है, मैं ये भी कहना चाहूंगी कि सोफिया जी, लेकिन नीति आयोग के CEO ने
सोफिया जी, नीति आयोग के सीईओ कह रहे हैं कि सभी को 7 मिनट दिया गया था, उनको भी 7 मिनट बोलने का दिया गया। वित्त मंत्री महोदया जो केंद्रीय निर्मला सीतारमण जी हैं वो भी इस बात को कह रही हैं। तो क्या ये तथ्य आप झुटला रही हैं पूरी तरीके से? नहीं याद आ रहा है, लेकिन एक है जिनको 20 मिनट तक भी दिया गया था, 20 मिनट का वक्त भी दिया गया है। ये आप जांचिए और देखिए, 20 मिनट का वक्त तक दिया गया है और ममता बनर्जी को 5 मिनट में उनके माइक को डिस्कनेक्ट कर दिया गया। ठीक है, ठीक है, आपके आरोप का जवाब ले लेते हैं। सौरभ सिकदर जी हमारे साथ में। ठीक है सोफिया जी, मैं आपके आरोप को, आप जो आरोप ले रहे हैं उसका जवाब लेते हैं। सौरभ सिकदर जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए। सौरभ जी, वो कह रहे हैं कि आप विपक्ष की आवाज को दबा देते हैं और माइक बंद करने का ये पहला मामला नहीं, अगर उनके आरोपों को लिया जाए ये आरोप संसद तक होते रहे हैं। सौरभ जी देखिए, ममता बनर्जी जी का जो राजनीति है वो झूठ के पराकाष्ठा पे चलता है। नीति आयोग जैसे एक गंभीर बैठक को लेके भी वो राजनीति करता है। इसका 2 कारण है, एक तो खुद को सुर्खियों में लाना और दूसरा है बंगाल में जो चल रहा है वहां पे लॉ एंड ऑर्डर का जो वायोलेशन एवरीडे हो रहा है। हर गली मोहल्ले में गुंडागर्दी हो रहा है, महिला को विवश करके चलवाया जा रहा है। तो इससे पूरा देश का मीडिया का नजर हटाने के लिए बोल रहा है। जहां पे नीति आयोग का सीईओ ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड बोल रहा है कि एक टाइम सबको दिया गया है और उनको भी दिया गया है, तो वो क्यों समझते हैं कि शी इज प्रिविलेज्ड? वहां पे सारे मुख्यमंत्री का जो औहदा था उनका भी वही है। ये जरासर झूठ बोल रहे हैं और इस पे ये सियासत इसलिए कर रहे हैं कि उसके जो नंगापन उस राज का है वो बाहर ना आ जाए। दूसरी बात एक और है जो बहुत महत्वपूर्ण है जी, कि किसी भी सरकार नीति आयोग के थ्रू सरकारी जो प्रकल्प है, सरकारी जो डेवलपमेंट वर्क है, स्टेट और सेंट्रल के बीच ये ब्रिज का काम करता है। तो आज तक जो सरकारी प्रकल्प के पैसा बंगाल में गया है, बंगाल गवर्नमेंट के दिया गया है, उसका वो हिसाब नहीं दे रहा है। हिसाब नहीं दे रहा है तो जब यहाँ पे रोक दे रहा है ग्रांट, तो बोल रहे हैं कि बंगाल वंचित है। तो हो सकता है कि उससे वहां पे वो हिसाब भी मांगा गया था, इसलिए उसको गुस्सा आ गया। जी ठीक है, प्रफुल्ल केतकर जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। प्रफुल्ल जी, क्योंकि सरकार एक बात कह रही है, सरकार या नीति आयोग एक बात कह रही है और ममता दीदी एक बात कह रही है, अब इस सच और झूठ के बीच का अंतर कैसे किया जाए? देखिए, ये हमेशा तो मुश्किल होता है क्योंकि राजनीतिक जब आरोप प्रत्यारोप होते हैं, सवाल ये है 2 चीजें। मीडिया कर्मी होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि ये स्क्रिप्ट पहले से मीडिया को कैसे पता थी। आपको पता है, मैं नाम नहीं लूंगा, ना मीडिया चैनल का लूंगा, ना मीडिया कर्मी का लूंगा, लेकिन इसके बारे में ये ऐसा होने वाला है, इसके बारे में कल ही प्रेडिक्शन हुआ था। तो ये क्या ममता दीदी ने पहले ही स्क्रिप्ट रिलीज कर दी थी कि वो ऐसा करने वाली है? दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो सारा डिबेट आपने आर्येंद्र कहा कि प्लानिंग कमीशन वर्सेस नीति आयोग के आकर रुक गया है, हम सबको पता है कि प्लानिंग कमीशन या पंचवार्षिक योजना ये एक सोशलिस्ट आइडिया थी जो यूएसएसआर के मॉडल पर बनी हुई थी। यूएसएसआर तो कोलैप्स हो गया, पंचवार्षिक योजना का कोई महत्व रहा नहीं। ये हमने 1970-80 के बाद लगातार देखा। तो आपको एक डायनेमिक प्लेटफॉर्म चाहिए था। कम्युनिस्ट पार्टी ये कह रही है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन ममता जी तो उनको विरोध करते हुए सत्ता में आई है। तो ऐसी क्या आवश्यकता पड़ रही है अभी कि नीति आयोग जो संवैधानिक एक नियम के अनुसार बना है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक मॉडल है, उसकी गवर्निंग काउंसिल जिसमें सारे स्टेट्स के प्रतिनिधि, पहले तो विरोधी दलों ने इस पर बहिष्कार किया, तो ममता दीदी क्यों पहुंच गई? और बजट का जहां तक ये है, तो मुझे लगता है कि बंगाल और पूर्वोदय योजना जैसा और ईस्ट को भारत के ग्रोथ इंजन में जोड़ने के जैसा प्रावधान शायद ही पहले किसी बजट में इस तरीके से स्पेसिफिकली किया हो। जी, तो ऐसे में मुझे लगता है कि हम इन इंस्टीट्यूशंस की एफिकेसी पर, उसमें राज्य और केंद्र के बीच में जो संविधान के विषय निश्चित हुए हैं, चाहे यूनियन लिस्ट में और स्टेट लिस्ट में और कंकरेंट लिस्ट में, उसमें समन्वय बिठाने की नीतिगत विषयों पर चर्चा करें ना, इसको राजनीति का प्लेटफॉर्म बने। राजनीति करने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म है ना जी, हम तो वो दिन ब दिन कवर करते ही है। आपको इलेक्शन का समय होता है और भी समय होते हैं, लेकिन आप जिस गवर्निंग काउंसिल में आपको आपके स्टेट के लिए सबसे ज्यादा चीजें रखनी है, हासिल करनी है जी, उसको आप राजनीति का प्लेटफॉर्म बनाकर, मुझे लगता है ये 5 मिनट 7 मिनट
माइक बंद होना, टाइमर सबके यहाँ पे रखा हुआ था, ऐसा बताया गया नीति आयोग की तरफ से। तो मुझे लगता है कि ये अनावश्यक विवाद है, इसमें राजनीति की बजाय इस पर नीतिगत विषयों पर चर्चा। ठीक बात, इस पर नीतिगत विषय पे बात होना जरूर। सोफिया जी, क्या ये गैर जरूरी था कि हर जगह पे राजनीतिक बात हो? क्या कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म जहां पे कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ देश के लिए, राज्य के लिए बेहतरी की बातें हो सकती है, वहां पे कम से कम इस प्रकार के पॉलिटिकल एलिगेशन से बच के आगे बढ़ने की जरूरत है, थोड़ा और मैच्योरिटी दिखाने की जरूरत है? देखिए, मैं सबसे पहले जवाब देना चाहूंगी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता सौरभ जी को कि इन्होंने दो बातें कही। सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि बंगाल में औरतों को वस्त्रहीन करके घुमाया जाता है ना, क्या समथिंग इन्होंने ऐसा कुछ कहा। तो ये शायद भूल रहे हैं कि ये मणिपुर की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात है, बंगाल में महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं और बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बिल्कुल ठीक है। शायद कहीं ना कहीं आप लोग अपने दिल्ली में बैठकर आप देखते हैं या मीडिया के थ्रू आप दिखाते हैं, लेकिन अगर हम जमीनी स्तर पे बात करें तो यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता तो ममता बनर्जी तीसरी बार यहाँ पर हुकूमत नहीं कर पाती है। ममता बनर्जी अभी हमने देखा लोकसभा में भी बहुमत के साथ नहीं जीत पाती। और दूसरी बात, इन्होंने जो कहा कि यहाँ पर जो फंड्स हैं वो ऑब्वियसली यहाँ पर रोक दिया गया है। मनरेगा और अगर हम आवास योजना की बात करें तो कम से कम 1,65,000 तक, अनुमान 1,65,000 करोड़ तक के जो रकम है वो रोक दिए गए हैं केंद्र से। तो मुझे लगता है ये देखिए, ये जो विवादें हैं कि यहाँ पर क्या हुआ नहीं हुआ, इनका कहना है भ्रष्टाचार हुई है। भ्रष्टाचार चलिए मान लीजिए 2 मिनट के लिए अगर हम मान भी लेते हैं, तो आपने इसके लिए आगे क्या कदम उठाया? आप कहते हैं कि बंगाल के डेवलपमेंट के लिए आपने पैसे दे दिए, लेकिन यहाँ तो गरीबों के पैसे रुक गए। जो लोग, जो मजदूर हैं, जो श्रमिक हैं, उनके पैसों को तो आपने 2 साल से रोक रखा है। उसके लिए आपने क्या किया है? क्या कौन से कदम उठाए हैं? और नीति आयोग के लिए आप किसके लिए नीति बना रहे हैं? जो लोग जिस राज्य में आपकी हुकूमत है, जिस राज्य में आपका शासन है, आप उनके लिए काम कर रहे हैं। आप लोग ठीक है सौरभ जी, आप किसके लिए काम कर रहे हैं और क्यों आपने बंगाल के हक का पैसा रोका हुआ? सोफिया जी, आपके आरोप का जवाब ले लेता हूं। आपने बंगाल के हक का पैसा रोका हुआ, इसी तौर पे कह रहे हो गरीबों का, पिछड़ों का पैसा आपने रोक रखा है, वो ये आरोप लगा रही है। आप फंड्स नहीं दे रहे हैं, क्या कहेंगे सौरभ जी? जी सोफिया जी, मैं आता हूं, आपके आरोप को ले रहा हूं। देखिए, केंद्र से जो पैसा जाता है वो बंगाल के आम लोगों के डेवलपमेंट के लिए जाता है, नहीं जैसे लोगों को फ्री रेशन देने के लिए यहां से मोदी जी पैसा भेजते हैं कि लोगों को फ्री रेशन मिले। वो रेशन का पैसा कहाँ जाता है? ज्योति प्रिय मल्लिक के घर में, जो आज जेल में है, जिसको सीबीआई ईडी पकड़ के जेल में रखा है। वो पैसा कहाँ जाता है? शेख शाहजहां के घर पे, जहां पे ईडी के ऊपर हमला होता है, वो कहाँ है? जेल पे है। वो कहाँ जाता है? पार्थो चटर्जी के घर पे, वो कहाँ है? जेल पे है। तो ये पैसा टीएमसी कैडर और उसका मंत्री और उसका नेताओं का जेब में भरने के लिए नहीं भेजा जाता है, बंगालियों का, बंगाल के आम आदमी के लोगों के लिए बोला जाता है। दूसरा, सोफिया जी बोला कि हम दिल्ली में बैठ के बोलते हैं। आज मैं दिल्ली का स्टूडियो में हूं, मैं बंगाल से और बंगाली रहता हूं। तो चोपड़ा, माथाभांगा, आपके घर के पास आड़ियादह, यहां पे क्या हुआ था दीदी? ये भी थोड़ा बता दीजिए, झूठ है। बता दीजिए, माथाभांगा में किसी औरत को निर्वस्त्र करके नहीं घुमाया गया। बता दीजिए, चोपड़ा में ऐसे नहीं पीटा गया तालिबानी शासन के तहत। बता दीजिए, आड़ियादह में ऐसे जयंत ने ऐसे नहीं किया। आप इसको नकार तो सकते नहीं, लेकिन आज जो बात है, ये नीति आयोग में मेरे को आप और पक्का लग रहा है कि ये हिसाब वो नहीं दे पाए थे, इसीलिए ड्रामा करके आज बाहर आ गए। ठीक है प्रफुल्ल जी, क्योंकि ये लगातार आरोप प्रत्यारोप तो चल रहे हैं, लेकिन इस आरोप प्रत्यारोप के बीच में राज्य की जनता, खासकर से अब मौजूदा हालात में बात करें, विपक्षी दलों की, राज्य की जो शासित राज्य, उनकी जो जनता है, उनके हक की बात सही तरीके से रखी नहीं जा पा रही है। उनके हक में शायद और बेहतरी से फैसले हो सकते हैं संभावित, जो कि शायद ना हो पा रहे हो। आपको लगता है कि नुकसान तो अल्टीमेटली उसी राज्य की जनता का हो रहा है? बिल्कुल अरिंद्र, मुझे लगता है कि स्पष्ट कर दी। पहली बात तो ये कि जो विपक्ष का एक गठबंधन बना था, उसकी दरारें स्पष्ट हो गई, क्योंकि ममता दीदी आ गई, सोरेन साहब आ गए, तो वो एक तरीके से जो एक कॉमन स्ट्रेटेजी बनी थी इसको बॉयकॉट करने की, उससे तो ये अलग हो गए। दूसरी बात यह है कि यहां से निकलने के कारण जो विषय, क्योंकि आप संविधान की बात करते हो, संवैधानिक प्रावधानों की बात करते हो, ऐसे में मुझे लगता है नीति आयोग ये सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को, जीएसटी काउंसिल
और नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल, ये दो ऐसे प्लेटफॉर्म है क्योंकि वहां पे सारे स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और यहाँ पे सारे स्टेट्स के और यूनियन टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर और लेफ्टिनेंट गवर्नर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो ऐसे में केंद्र की सारी योजनाओं का एक तरीके से आपके राज्य के संदर्भ में आपको असेसमेंट करने का और उसके संबंध में आपकी आवश्यकताओं को, आपकी प्रायोरिटीज को, लेकिन वो इस कॉस्ट पर नहीं हो सकता कि आप ऑडिटेड स्टेटमेंट उन स्कीम्स का नहीं सबमिट करेंगे। इसमें ये मिक्सअप करना ही मुझे लगता है अनावश्यक है, क्योंकि जो योजनाएं केंद्र सरकार की वहां पे लागू है, नीति आयोग उससे बहुत अलग प्लेटफॉर्म है। उसका आज का जो थीम था वो विकसित भारत 2047 था और उसका एक अप्रोच पेपर नीति आयोग ने रिलीज किया हुआ था। उस अप्रोच पेपर पर डिस्कशन होना अपेक्षित था। ऐसे में यदि इसमें आपका स्टेट क्या योगदान कैसे दे सकता है, इस पर यदि चर्चा होती तो मुझे लगता है एक कंस्ट्रक्टिव रोल सारे ही स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स निभा सकते थे। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ और उस पर राजनीतिक चर्चा ही हो रही है, ये दुर्भाग्य की बात जी। सोफिया जी, क्योंकि एक बात, इस बात को भी लगातार कहा जा रहा है कि विपक्षी दलों के तमाम जो इंडिया अलायंस है उसके जो दल हैं उनके मुख्यमंत्रियों ने इस बैठक में ना जाने का फैसला किया, दूरी बनाई। ममता दीदी आई हैं, तो क्या विपक्षी एकता को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं? इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि ममता बनर्जी के जाने का मुद्दा था कि उन्हें अपने राज्य की चिंता है। ऐसा नहीं है कि देखिए ऑपोजिशन के लीडर्स जो हैं वो अपने अपने सुविधा के हिसाब से गए नहीं गए, वो एक बात की बात है, लेकिन ममता बनर्जी अपने स्टेट, उनको उनके स्टेट में जो मनरेगा और आवास योजना के फंड्स को रोक दिया गया है उसकी भी बातें करने के लिए वो गई थी। तो जाहिर सी बात है, इसमें देखिए, इसमें ये नहीं दर्शाता अगर कोई पहुंच जाता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें कोई उनकी एकता जो है वो भिन्न हो गई है, ऐसी कोई बात नहीं है। और दूसरी बात है कि ममता बनर्जी वहां पर गई, अपने राज्य के मुद्दों को रखने के लिए गई, लेकिन अपमानित करके उन्हें चुप करा दिया गया। ये बहुत ही ज्यादा निंदा का विषय है। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर मैं सौरभ जी को फिर से एक बार जवाब देना चाहूंगी, जैसे उन्होंने आरोप लगाया कि यहाँ पर जो पैसे हैं, जो फंड है, वो हमारे लीडर्स, हमारे टीएमसी लीडर्स के पास है, तो मैं चाहूंगी कि वो शुभेंदु अधिकारी के बारे में भी कुछ टिप्पणी जरूर करें, क्योंकि ईडी और सीबीआई का जो रेड है वो उनके घर में तब तक होता था जब वो टीएमसी में थे। जैसे ही वो वॉशिंग मशीन में चले गए भाजपा के, उनके ऊपर सारे आरोप जो है वो मिट गए। ये तो एक उदाहरण है, बाकी कई ऐसे देश में ऐसे नेता हैं जो बिल्कुल दूध के धुले हुए हैं। भाजपा के सारे जो लीडर्स हैं वो उसके बारे में कहने के लिए जी, आपके तमाम नेता दूध के धुले हुए हैं और आप लोग वॉशिंग मशीन का जो आरोप रहता है वो क्योंकि एजेंसीज का दुरुपयोग करते हैं, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। सोफिया जी, वक्त थोड़ा सा सीमित है, मैं आपके आरोप का जवाब ले रहा हूँ। सौरभ जी, क्यों आखिर एजेंसीज का दुरुपयोग होता है? अधिकारी दादा से तो तृणमूल का प्रॉब्लम है। तो मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं, जब आपके दल में था, 6-7 डिपार्टमेंट का मंत्री था, तब आपने नहीं क्यों किया उसके ऊपर कोई इंक्वायरी? तब क्यों नहीं बोला? आज जब ममता दीदी बोल रहे हैं कि उसने घोटाला किया है, चोरी किया है, आप तब क्यों नहीं किया? आप तब क्यों नहीं किया? अगर तब ममता बनर्जी राजधर्म में निभाते तो फिर आपको ये बात कहने का हक था। दूसरा बात है, उसके घर से पैसों का पहाड़ निकला क्या? उसके घर से पैसों का पहाड़ निकला क्या? उसके घर से अस्त्र का भंडार निकला क्या? जो कानून अपने जगह पे जाएगा, लेकिन आपके छोटे ब्लॉक के नेता, जिला के नेता के घर में जैसे पैसा निकालता है, ये पूरा भारत में ऐसे दुर्नीति कभी नहीं हुआ है। ठीक है, ये बहुत जरूरी है क्योंकि सियासत लगातार हर मसले पे हो सकती है, लेकिन देश हित में फैसले लेने के लिए जब नीति आयोग जैसा फोरम हो तो वहां पर सियासत थोड़ा अलग रखनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये राजनीतिक बहस लगातार चलती रहेगी, लेकिन देश हित में थोड़ा सा परिपक्वता ज्यादा दिखाने की जरूरत होती है। आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पे विस्तार से बात करने के लिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया? पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया,
इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्यात सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्यात भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। और ब्रेक के बाद रुक करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। भाजपा मुख्यमंत्री परिषद की 2 दिवसीय बैठक आज से दिल्ली में भाजपा के केंद्रीय कार्यालय में हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में भाग ले रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भी बैठक में मौजूद हैं। बीजेपी मुख्यमंत्री परिषद की इस बैठक में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और प्रदेश के आला नेता शामिल हुए हैं। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर माचिल सेक्टर के कामकारी में एक अग्रिम सैन्य चौकी पर अज्ञात लोगों द्वारा गोलीबारी की घटना में सेना के 4 जवान घायल हो गए। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में एक पाकिस्तानी व्यक्ति मारा गया। इस दौरान राइफलमैन मोहित राठौर शहीद हो गए। चिनार कॉर्प्स ने घटना पर संवेदना जताते हुए सर्वोच्च बलिदान के प्रति सम्मान जताया है। रक्षा विभाग के सूत्रों के हवाले से खबर है कि पाकिस्तानी बॉर्डर एक्शन टीम BAT आतंकियों की घुसपैठ करा रहा था। सुरक्षा बलों को कुपवाड़ा के कमकारी इलाके में इसकी खबर मिली। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने फायरिंग की, जिसके बाद ये घटना सामने आई। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने एक पत्र में ममता बनर्जी की सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए राज्य में कानून व्यवस्था की बहाली के लिए राष्ट्रपति के हस्तक्षेप की अपील की है। पत्र में कहा गया है कि राज्य में अघोषित आपातकाल है और मौलिक अधिकार बस एक सपना बनकर रह गए हैं। उन्होंने लिखा है कि राज्य में सत्तारूढ़ दल के क्रूर रवैये के कारण पश्चिम बंगाल में अराजकता की स्थिति है। राज्य सरकार का विरोध करने वाले विपक्षी दलों के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। पत्र में लोकसभा चुनाव के दौरान TMC विरोधी दलों पर हुए अत्याचार का जिक्र किया गया। इसमें न केवल बहुत से लोगों की जान गई, बल्कि रोजी रोटी से भी लोगों को हाथ धोना पड़ा। अधीर रंजन चौधरी ने संदेश खाली की घटना के साथ साथ लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मुर्शिदाबाद में दंगे कराए जाने का भी उल्लेख किया है। उन्होंने राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी पर यह भी आरोप लगाया कि विपक्षी कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधियों को जबरदस्ती अपनी पार्टी में शामिल कराया जाता है। यदि कोई उनकी बात मानने से इनकार कर दे तो उन्हें मार दिया जाता है। जहाँ जहाँ विपक्ष लोगों की कोई नुमाइंदे होते हैं, चाहे पंचायत लेवल पे, ये नगर पालिका लेवल पे, जबरदस्ती उनको पार्टी में शामिल किया जाता। पुलिस से डरा के, धमका के, मार के, पीट के, लालच दिखा के चलते रहते हैं। यही कोई बात अगर नहीं सुनते तो उनकी मौत की घाट उतार दिए जाते हैं। ये बंगाल में कोने कोने में इस तरह की दहशतगर्द की तस्वीर रोजाना हमें आपको सबको मिलता है। ममता बनर्जी की दिल्ली आते ही सद्दी बन जाते हैं और बंगाल जाते आम लोगों के ऊपर दहशतगर्द करना शुरू कर देते हैं। और बंगाल के बाद अब बात कर्नाटक की। कर्नाटक में रामनगर जनपद का नाम बदलने के राज्य सरकार के फैसले पर भाजपा ने प्रहार किया है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस को भगवान राम के नाम से एलर्जी है। राज्य सरकार ने रामनगर जनपद का नाम बदलकर बेंगलुरु दक्षिण करने को मंजूरी दी है। सिद्धरामैया सरकार के इस फैसले पर भाजपा ने सवाल खड़े किए हैं। भाजपा का कहना है कि राम सेतु से लेकर रामलला प्राण प्रतिष्ठा तक कांग्रेस और उसके सहयोगी दल हर जगह राम नाम का विरोध करते देखे गए हैं।
भाजपा ने पूछा है कि कांग्रेस को एकता और सांस्कृतिक पहचान के प्रतीक भगवान राम से इतना बैर क्यों है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस ही नहीं, उसके सहयोगी भी ऐसी ही मानसिकता दिखाते रहे हैं। ममता बनर्जी ने भी इंद्रधनुष के लिए बांग्ला शब्द रामधेनु को बदलकर रंगधेनु कर दिया था। यह दिखाता है कि भगवान राम के विरोध में कांग्रेस और उसके सहयोगी मातृभाषा से भी छेड़छाड़ कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी को प्रभु श्री राम से इतनी नफरत क्यों है? कर्नाटका में जहां पर खटाखट लूट चल रही है, मूडा स्कैम, वाल्मीकि स्कैम, एक के बाद एक स्कैम, वहां पर जन समस्याओं को सुलझाने के बदले रामनगर का नाम बदल दिया गया। ऐसा क्यों किया गया? रियल एस्टेट के दोस्तों को मदद पहुंचानी है, उनसे कुछ लेना देना है, या प्रभु श्री राम के प्रति इतनी उदासीनता और नफरत है? वहीं रामनगर का नाम बदलने के मुद्दे पर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा, यह उनका विशेषाधिकार है। We are Bangalore. Either it is Kanakpura, Ramnagara, Chenpatna. I was a Jilla Panchayat member of Bangalore, Jilla Parishad member of Bangalore. Mr. Kumar Swamy, Mr. Devegowda has come from Hassan. It is my right. Like we all tell that we all are Bharatiyas, we are Indians. That is, we are from Bangalore. He came and divided and gave a different name. It is a division headquarters. No doubt it is a division headquarters. Right. But it is a Bangalore district. Why should I lose my name? तो कांग्रेस कह रही है कि उसके पास इस बात का अधिकार है कि वो नाम बदल सकती है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान देने के लिए आपका धन्यवाद। जब आपकी इनकम टैक्स रिटर्न की जानकारी में होगी ईमानदारी, फिर आपके टैक्स रिफंड में नहीं होगी कोई देरी। इसलिए ध्यान रहे, गलत TDS, झूठे खर्चे और कम आमदनी दिखाकर हाई रिस्क रिफंड्स क्लेम करने पर आपके इनकम टैक्स रिफंड क्लेम में देरी हो सकती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर फाइल में हुई रिटर्न में दी हुई जानकारी की गहन जाँच करता है और गलत पाए जाने पर रिटर्न फ्लैग हो सकती है। फ्लैग होने पर CPC ITR से रिवाइज रिटर्न फाइल करने की सूचना मिलेगी। 10 दिन के भीतर 2 रिमाइंडर्स मिलने के बावजूद रिवाइज रिटर्न फाइल न करने पर रिटर्न प्रोसेसिंग में देरी हो सकती है। अपनी रिटर्न से जुड़े अपडेट्स जानने के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करें और अपने डैशबोर्ड पर प्रोसेसिंग स्टेटस और पेंडिंग एक्शंस चेक करें। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और बात मानसून की करते हैं। दिल्ली NCR सहित देश के तमाम राज्यों में कम या ज्यादा बारिश होने से कहीं पे बाढ़ की स्थिति आ गई है, तो बारिश की वजह से सामान्य जनजीवन पर अच्छा खासा प्रभाव पड़ा है। महाराष्ट्र सहित कुछ इलाकों में बारिश की वजह से हुई घटनाओं की वजह से कुछ लोगों को अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ा। किस प्रकार से बाढ़ बारिश के हालात इस वक्त देश में हैं और कैसे सामान्य जनजीवन को इससे मुश्किलें पैदा हो रही हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर भारत के कई हिस्सों में शनिवार को भारी बारिश हुई। दिल्ली NCR में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदला। तेज आंधी के बाद कई इलाकों में भारी बारिश हुई, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत मिली। मौसम विभाग ने 2 जुलाई तक सभी दिन बारिश की संभावना व्यक्त की है। 30 और 31 जुलाई को येलो अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में भोपाल सहित राज्य के कई हिस्सों में लगातार मध्यम से भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। राज्य के कई हिस्सों में 28 जुलाई से भारी बारिश की उम्मीद है। उत्तराखंड के पहाड़ी से लेकर मैदानी इलाकों में लगातार भारी बारिश का दौर जारी है। प्रदेश में इन दिनों 4 धाम की यात्रा भी चल रही है। हर दिन हजारों श्रद्धालु केदारनाथ धाम जाकर बाबा केदार के दर्शन कर रहे हैं। भारी बारिश और भागीरथी नदी के खतरे से ऊपर बहने के कारण गंगोत्री धाम में श्रद्धालुओं को नदी में जाने पर रोक लगा दी गई है। इस दौरान उत्तराखंड के टिहरी जिले में भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन के चलते मलबे में दबने से 2 महिलाओं की मौत हो गई। धर्मगंगा नदी पर बाढ़ आने से 2 और लोगों के बहने की भी खबर सामने आई है।
महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पंचगंगा नदी के खतरे के निशान से ऊपर बहने के कारण बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। इस समय बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं और लगातार लोगों को इस आपदा से बाहर निकालने का काम कर रही हैं। इस बीच नवी मुंबई के शाहबाज गांव में एक 3 मंजिला इमारत ढह गई। घटनास्थल से 3 लोगों के शव बरामद किए गए हैं, जबकि 2 घायलों को मलबे से सुरक्षित बाहर निकाला गया है। मानसून की सक्रियता से राजस्थान में बारिश का दौर जारी है, जहां बीते 24 घंटे में कई स्थानों पर बहुत अधिक वर्षा हुई है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार पूर्वी राजस्थान के अनेक स्थानों पर आगामी 1 सप्ताह मानसून सक्रिय रहने तथा अधिकतर स्थानों पर बारिश जारी रहने की संभावना है। इस तरह पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर एवं बीकानेर संभागों के अनेक स्थानों पर 29 से 31 जुलाई तक बारिश में बढ़ोतरी होने तथा अनेक स्थानों पर हल्के से मध्यम एवं कहीं-कहीं तेज बारिश होने की संभावना है। पंजाब में शनिवार सुबह से कई जिलों में बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को भी कुछ जिलों में बारिश की संभावना है। 28 जुलाई को गुजरात में कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है। अगले 2 दिनों के दौरान मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों, कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक और पूर्वी राजस्थान में तेज बारिश हो सकती है। अगले 2 दिनों के दौरान मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों, कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक और पूर्वी राजस्थान में तेज बारिश हो सकती है। अगले 2 दिनों के दौरान मध्य भारत में भारी से बहुत भारी वर्षा जारी रहने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री सेलुक्समे कोमासित के साथ खास बैठक की। बैठक के बाद भारत और लाओ पीडीआर में रामायण और बौद्ध धर्म की साझा सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाते हुए एक विशेष स्टैम्प सेंट लॉन्च किया गया। साथ ही मेकोंग गंगा सहयोग के तहत लाओस के लिए 10 क्विक इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए और दोनों देशों के बीच डिजिटल समाधान साझा करने के लिए बातचीत हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 31वें क्षेत्रीय आसियान सम्मेलन में भाग लेने के लिए लाओस में हैं। आज उन्होंने लाओस में प्रधानमंत्री से वहां मुलाकात की। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके लिखा है कि आज सुबह वियतनाम में लाओ पीडीआर के प्रधानमंत्री सोनेस्के सिफनडोन तथा अन्य विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। भारत आसियान और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में लाओ पीडीआर की अध्यक्षता का पूर्ण समर्थन करता है। डॉक्टर एस जयशंकर ने अगली पोस्ट में लिखा है कि लाओ पीडीआर के प्रधानमंत्री सोनेस्के सिफनडोन से मुलाकात करके प्रसन्नता हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित की। हमारी विकास की साझेदारी और रक्षा, विरासत संरक्षण, ऊर्जा, डिजिटल और क्षमता निर्माण में सहयोग पर चर्चा की। हमारे घनिष्ठ संबंधों को और मजबूत करने के लिए उनके मार्गदर्शन की सराहना करता हूं, जो साझा सभ्यतागत जुड़ाव में गहराई से निहित है। बीते दिनों दिल्ली में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की बैठक हुई थी, जिसमें असम के मोइदाम को सांस्कृतिक श्रेणी में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिला है। ये भारत की 43वीं तो पूर्वोत्तर के राज्यों की पहली विश्व धरोहर है। ताई अहोम के जटिल अंत्येष्टि अनुष्ठानों को प्रदर्शित करते मोइदाम ईंट पत्थर से बने तहखाने हैं, जिसमें राजाओं और राजघरानों के अवशेष हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। भारत की महान संस्कृति के वैभव का जलवा आज पूरी दुनिया में है। देश की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहरों को विश्व पटल पर लगातार नई पहचान मिल रही है। इसी दिशा में एक और बड़ी उपलब्धि उस वक्त प्राप्त हुई जब असम के मोइदाम को सांस्कृतिक श्रेणी में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिला। देश का 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल अपने अंदर लगभग 600 वर्षों का इतिहास समेटे हुए है। ताई अहोम के जटिल अंत्येष्टि अनुष्ठानों को प्रदर्शित करते मोइदाम ईंट पत्थर या मिट्टी से बने तहखाने हैं, जिनमें राजाओं और राजघरानों के अवशेष हैं। इन्हें विश्व धरोहर में शामिल किए जाने से पूर्वोत्तर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक स्तर पर पहचान मिलेगी। मोइदाम का विश्व धरोहर सूची में शामिल होना दरअसल विश्व मंच पर भारत की विरासत को उजागर करने के नए भारत के निरंतर प्रयास को दिखाता है।
प्रधानमंत्री ने विरासत भी विकास भी की नीति के तहत सांस्कृतिक विरासत से जुड़े स्थलों के संरक्षण और विकास पर विशेष जोर दिया है। 10 वर्षों में 13 स्थलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाना सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को लेकर मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इनमें मारू गुर्जर वास्तुकला शैली का बेहतरीन नमूना गुजरात के पाटण स्थित प्रसिद्ध बावड़ी रानी की वाव को 2014, कई तरह के वनों और लुप्त प्राय पशुओं की प्रजातियों वाले हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित महान हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान को भी 2014, सदियों पुराने एक मठ और शैक्षिक संस्थान के पुरातत्विक अवशेषों को सहेजे बिहार के नालंदा महाविहार पुरातत्व स्थल को 2016, प्राचीन वनों, घाटियों, झीलों और शानदार पर्वतों की अनूठी विविधता वाले सिक्किम के कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को 2016, रचनात्मक प्रतिभा की उत्कृष्ट कृतियों वाले चंडीगढ़ कैपिटल कॉम्प्लेक्स को 2016, समृद्ध वास्तुशिल्पीय विरासत को प्रदर्शित करते अहमदाबाद के ऐतिहासिक नगर को 2017, 19वीं और 20वीं सदी के दौरान आधुनिकीकरण के साक्षी मुंबई के विक्टोरियन और आर्ट डेको एंसेम्बल को 2018, स्थानीय वाणिज्यिक, शिल्पकारी और सहकारी परंपराओं को समेटे राजस्थान के किलानुमा शहर जयपुर को 2019, 13वीं शताब्दी की अनुपम स्थापत्य कला के प्रतीक तेलंगाना के काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर को 2021, हड़प्पा सभ्यता के दक्षिणी केंद्र गुजरात के कच्छ की भचाऊ तालुका स्थित पुरातत्व स्थल धोलावीरा को 2021, यूरोपीय आधुनिकतावाद से अलग एशियाई आधुनिकता के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन को 2023 और कर्नाटक के 13वीं सदी के बेलूर, हलेबीड और सोमनाथपुर के प्रसिद्ध होयसल मंदिरों को 2023 में जगह मिल चुकी है। सांस्कृतिक धरोहर स्थलों के संरक्षण के साथ साथ सैकड़ों बहुमूल्य कलाकृतियों को देश वापस लाना भी मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि रही है। अब तक 350 से अधिक ऐसी कलाकृतियों को वापस लाया जा चुका है। मोदी सरकार के इन ठोस प्रयासों का ही परिणाम है कि आज पूरी दुनिया के लोग भारत की इस शानदार सांस्कृतिक विरासत से रूबरू होने के लिए उमड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सर, आपका KYC अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और ATM कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान। 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है? खजाना नहीं, मिशन मिल गया है हम सबकी जीत का। भारत में बना आधुनिक कीटनाशक जिसकी बेजोड़ क्वालिटी से मिले फसल की बेहतरीन पैदावार। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिशन है तो जीत पक्की। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल, बेमिसाल, MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। और ब्रेक के बाद अब खबर देखते हैं पेरिस ओलंपिक से जुड़ी हुई। दस मीटर एयर पिस्टल की फाइनल में स्थान बना लिया है। मनु 60 शॉट के क्वालिफाइंग राउंड में कुल 580 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहीं। उन्होंने पहली सीरीज में 97, दूसरी में 97, तीसरी में 98, चौथी में 96, पांचवी में 96 और छठी सीरीज में 96 अंक हासिल किए। रिदम सांगवान 573 अंकों के साथ 15वें स्थान पर रहीं। फाइनल रविवार को खेला जाएगा।
वहीं पेरिस ओलंपिक में भारत के बलराज पवार रोइंग में सिंगल स्कल्स हीट में चौथे स्थान पर रहे। अब वे रविवार को रेपेचाप राउंड में हिस्सा लेंगे। उन्होंने 7 मिनट और 7.11 सेकेंड का समय निकाला। रेपेचाज राउंड भारतीय समय के अनुसार रविवार दोपहर 1:06 पर आयोजित किया जाएगा। पेरिस ओलंपिक की मिश्रित 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में दोनों भारतीय जोड़ियों में से कोई भी पदक राउंड के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। क्वालिफिकेशन राउंड में दोनों जोड़ियों को निराशा हाथ लगी। रमिता जिंदल और अर्जुन बबूता 628.7 अंकों के साथ छठे स्थान पर रहे, जबकि इला बेनिल, बला रिवाज और संदीप सिंह 626.3 अंकों के साथ 12वें स्थान पर रहे। वहीं पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में भारत को निराशा हाथ लगी है। भारत के 2 निशानेबाज सरबजोत सिंह और अर्जुन सिंह चीमा फाइनल में स्थान नहीं बना पाए। सरबजोत सिंह 577 अंक के साथ 9वें स्थान पर रहे, तो वहीं अर्जुन सिंह चीमा 574 अंक के साथ 18वें स्थान पर रहे। तो पेरिस ओलंपिक की खबरों के साथ न्यूज नाइट के संग पे बस इतना ही। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों के साथ फटाफट अंदाज में। आप देखिए इन खबरों को, मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। पटियाला हाउस कोर्ट ने भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ पॉक्सो मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से दायर रद्दीकरण रिपोर्ट पर आदेश पारित करने का फैसला टाल दिया है। कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 27 सितंबर को होगी। भारत के पूर्व राष्ट्रपति और दुनिया भर में मिसाइल मैन के नाम से मशहूर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की 9वीं पुण्यतिथि पर सैकड़ों लोगों ने रामेश्वरम में डॉक्टर कलाम के स्मारक पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया। डीआरडीओ के अधिकारियों ने भी डॉक्टर कलाम की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित की। एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल प्रतियोगिता डूरंट कप के 133वें संस्करण को लेकर खेल प्रेमियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। आयोजन समिति के अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल आरसी श्रीकांत ने मुकाबले में भाग लेने वाले सभी टीमों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। इस बार डूरंट कप के लिए 24 टीमों को 6 समूहों में विभाजित किया गया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स के 86वें स्थापना दिवस को धूमधाम से मनाया गया। नई दिल्ली में आयोजित अलंकरण समारोह में मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने 24 शूरवीरों और मरणोपरांत वीरता पदक प्राप्त करने वाले 3 शहीदों की वीर नारियों को वीरता पदक से सम्मानित किया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एक वाहन के खाई में गिर जाने से 5 बच्चों सहित 8 लोगों की मौत हो गई। कार चालक के नियंत्रण खो जाने से ये हादसा हुआ। गाड़ी में सवार सभी लोग किश्तवाड़ से आ रहे थे। देश में स्टार्टअप की संख्या बढ़कर 1.4 लाख से अधिक हो गई है। देश में स्टार्टअप की संख्या बढ़कर 1.4 लाख से अधिक हो गई है। महाराष्ट्र 25,044 पंजीकृत स्टार्टअप के साथ सूची में सबसे ऊपर है। वहीं कर्नाटक 15,019 स्टार्टअप के साथ दूसरे स्थान पर, जबकि दिल्ली 14,734 स्टार्टअप के साथ तीसरे स्थान पर है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने राज्यसभा में ये जानकारी दी। सुप्रीम कोर्ट में 29 जुलाई से 3 अगस्त तक विशेष लोक अदालत सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान आपसी सहमति और समझौते के आधार पर मामलों का निपटारा किया जाएगा। लोक अदालत सप्ताह में सभी संबंधित पक्षकार, अधिवक्ता और सरकारी गैर सरकारी प्रतिष्ठान भी शामिल हो सकते हैं। यूपी के बलिया में खड़े ट्रक में स्कूली छात्रों से भरी पिकअप वैन की जोरदार टक्कर हो जाने के कारण एक छात्र की मौत हो गई। वहीं हादसे में 6 से अधिक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे गैलेंट एडवांस रबर, निर्माण का रियल हीरो।